गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज इस महामारी के दौर में इन तीनों चीज़ों की एक साथ बहुत अधिक आवश्यकता है। आप अपना अध्ययन भी निरंतर जारी रखें, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और इन सभी चीज़ों को आप एक सकारात्मक मानसिकता के साथ, एक मस्तता के साथ जी भी सकें। ये तीनों चीज़ों की एक साथ बहुत अधिक आवश्यकता है। हमने राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, इससे संबंधित वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे बीए के और एमए के स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ये वीडियोस अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आ सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम जो चल रहा है उसके विद्यार्थियों के लिए भी काम आ सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो की लैंग्वेज में या इस वीडियो के कंटेंट के देखने में कोई भी तरीके की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगली बार उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज भी टॉपिक मैंने वही लिया है जो कि पिछले जो वीडियो में लिया था मैंने, उसी टॉपिक के क्रम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले टॉपिक भी मैंने ऐसे विषय पे लिया था कि कुछ अनछुए पहलू हैं, या कहें कि कुछ एक हम बिल्कुल ही निष्क्रियता के साथ उन चीज़ों से आगे निकल जाते हैं उन विषयों को पढ़े बिना। ठीक है कि जैसे मैंने बताया था कि स्वतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता 1947 में मिली और 1952 के कार्यकाल को हम बहुत मिस कर देते हैं कि उस समय कैसी व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, उसी प्रकार संविधान से रिलेटेड कुछ एक शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में अक्सर हम नाम तो सुनते हैं, स्पष्टीकरण भी हमें कुछ एक मालूम है, परंतु उनको एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में याद नहीं है। तो एक हम विस्तृत रूप में उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, परंतु क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी विषय हो या कोई भी सोशल साइंस का विषय हो, कोई भी साइंस का विषय हो, उसको पढ़ने का तरीका भी साइंटिफिक होना चाहिए, उसको समझने का तरीका भी साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? ज़रूरी नहीं कि आप साइंस के विद्यार्थी हो तभी आप साइंटिफिक हो पाओ। साइंस का विद्यार्थी नहीं होने के बाद भी आप साइंटिफिक हो सकते हो। आप हर चीज़ के पीछे के कारणों की खोज करो, उनका लिंक खोजने की कोशिश करो, उनका कॉन्टेक्स्ट खोजने की कोशिश करो, तो एक क्रमबद्धता बनती है, एक तार्किकता बनती है। उसके बाद ही उस चीज़ की समझ आपको पूरी तरह से विकसित होती है और इसको भी साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। तो आप कोशिश कीजिए जो भी आप विषय समझें या कोई भी आप चीज़ें पूछ रहे हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों में प्रश्न पूछने में, उत्तर देने में वो क्लैरिटी हो, वो क्रमबद्धता हो। आपको आज के विषय से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डिटेल में पूछना हो, क्योंकि वीडियोस की एक समय सीमा होती है तो उसके अंदर ही हमें समाप्त करना होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या मैंने इसमें अपना नंबर भी दे रखा है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें भी मेरे से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो जो शब्दावली से स्पष्ट हो रहा है हमें कि संविधान का, लिखित संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, कि संविधान का अधिकांश भाग लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, बारीकी पे ध्यान दीजिए, अधिकांश क्यों? कि कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप से लिखित हो सकता है, न ही पूर्ण रूप से अलिखित हो सकता है, या पक्का मान के चलिए। ठीक है ना, वो किसी न किसी रूप में लिखित रूप में होता है, किसी किसी रूप में अलिखित रूप में होता है। रेशियो का अंतर होता है, मात्रात्मक अंतर होता है। किसी में लिखित ज़्यादा होता है, अलिखित बहुत कम होता है, किसी में अलिखित बहुत ज़्यादा होता है, किसी में लिखित बहुत कम होता है, पर दोनों का मिश्रण होता है। इसका कारण क्या है कि कुछ अलिखित के रूप में भी रहता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रिटेन से लेकर। ब्रिटेन में क्या हुआ है? ब्रिटेन में कोई भी संविधान सभा नहीं बनी या किसी भी संविधान निर्माण का कोई भी प्रयास नहीं हुआ। वहाँ पे जितनी परंपराएं थी, परिपाटियाँ थी, प्रथाएं थी, उन्हीं को संविधान के रूप में आगे बढ़ाया गया। ठीक है, इसी प्रकार उसके बाद में जब संसदीय अधिनियम बने, जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं, जो जुडिशियल डिसीजंस आए, न्यायालयों के निर्णय आए, कॉमन लॉज आए या लॉ एंड कस्टम ऑफ पार्लियामेंट्स आए, संसद के नियम और रीति रिवाज आए, उसके माध्यम से ही संविधान के जो प्रावधान है ना वो लागू हुए। संविधान के प्रावधान लागू होने का मतलब ये नहीं संविधान बना। उसका मतलब यह है कि एक संविधान जब बनता है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है ना, वो वहाँ पे एक बैठक करके, एक संविधान सभा का गठन करके नहीं बनाई गई। वहाँ पे पहले की प्रथाओं, परिपाटियों के आधार पर, या बाद में पार्लियामेंट्री एक्ट्स के आधार पर, या जुडिशियल डिसीजंस के आधार पर, कॉमन लॉज के आधार पर, लॉ एंड कस्टम ऑफ पार्लियामेंट्स के आधार पर जो बने बाद में, वो सभी संविधान के हिस्से माने गए। वो माने गए कि वो मूलभूत नियम हैं या मूलभूत बुनियादी सिद्धांत हैं
जिनका कि पालन एक राष्ट्र को करना है या एक राष्ट्र की व्यवस्था को करना है, या उन्हीं के तहत ही उनको जनता को अधिकार भी दिए गए। तो कहने का मतलब ये है, अलिखित क्यों है ब्रिटेन का? क्योंकि कोई भी एक संविधान सभा नहीं बनी है और उस संविधान सभा ने कोई लिखित रूप में कुछ भी नहीं छोड़ा है। जब संविधान सभा बनी ही नहीं तो उन्होंने लिखित रूप में छोड़ोगा क्या होगा? तो हुआ क्या, जो परंपराएं से चली आ रही थी उनमें से कई चीज़ें ले ली, प्रथाओं से जो चली चीज़ें आ रही थी उनसे कई चीज़ें ले ली, बाद में पार्लियामेंट के कई सारे अधिनियम आए उनमें से ले लिए, जुडिशल डिसीजंस आए उनसे ले लिए, कॉमन लॉस आए, इस तरीके से इन सब से लेकर वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है। इसलिए कहते हैं वहाँ पे अलिखित संविधान है। संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि शासन व्यवस्था को चलाना है और जनता को अधिकार भी देना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब उसका आधार ये होता है, एक तो या तो आप संविधान सभा बना के उनको लिख दो एक किताब में, जैसा कि भारत में और अमेरिका में हुआ था, है ना। और एक होता है कि नहीं, आप तो परंपरा परिपाटी के आधार पर, ये बाद में जैसे संसदीय कोई अधिनियम बनाया उसके आधार पर, जुडिशल डिसीजन के आधार पर बाद में शामिल करते रहो। तो इस प्रकार ये अलिखित संविधान है जो एक रूप में लिखा नहीं गया, दिनंतर इसमें विकास होता रहता है या निरंतर इसमें ऐड होता रहता है। दूसरी तरफ आते हैं, हम लिखित संविधान की बात करते हैं। लिखित संविधान में सबसे पुराना संविधान किसे बोला जाता है? अमेरिका के संविधान को। ठीक है, अमेरिका के संविधान को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आप ये देखो, सबसे पहले 1776 से ही एक तरीके से इसकी शुरुआत हो गई थी, जब अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसके निर्माता कौन थे? थॉमस जेफरसन। उस घोषणा पत्र में ही पहली बार कह दिया गया कि सभी व्यक्ति ईश्वर द्वारा समान बनाए गए हैं और उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता, जीवन और सुख प्राप्ति का जो अधिकार है वो सबसे आवश्यक है। उस आधार पर बाद में संविधान का निर्माण होता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, जो 1787 में होती है, 1787 में। और उसके बाद संविधान का जो प्रयोग होता है वो 4 मार्च 1789 1789 से स्टार्ट हो जाता है। आप भी देखिए कितना समय पहले की बात हुई। हमें तो 1950 में जाके हमारा संविधान तैयार हुआ है। अब अपने संविधान का भी रिवाइज कर लेते हैं अपन। पिछले जो वीडियो था अपन ने उसमें क्या बात की थी, अपना संविधान कैसे हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने वाला था, कैबिनेट मिशन है, उसके आधार पर चुनाव हुए, उसके चुनाव में जो प्रांतीय सभाएं बनी उन्होंने संविधान सभा का चयन किया, संविधान सभा के लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया जो कि नवंबर 1949 में मिलकर तैयार हुआ, परंतु लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्या हुआ, एक संविधान सभा बनी, उसने बनाया। वैसे अमेरिका में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ, उसके माध्यम से हुआ, मतलब बैठक हुई, मिलकर लोगों ने आपसी विचार विमर्श किए, एक मतलब पुस्तक के रूप में उसको लिखा गया, वो लिपिबद्ध किया गया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये हुआ लिखित संविधान। सबसे पुराना कौन सा हुआ? भारत, वो यूएसए का, अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और सबसे विस्तृत कौन सा हो रहा है? भारत का, क्योंकि भारत में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, अमेरिका में तो बहुत कम अनुच्छेद है। ठीक है, यहाँ तक कि अमेरिका में तो जो मूल अधिकार थे ना, उनको भी संविधान के 10 संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया था, स्टार्टिंग में नहीं किया गया था। तो इस तरीके से उसमें धीरे धीरे वो किया गया, परंतु वो लिखित रूप में था, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया था, उसमें बाद में ऐड होते गए। परंतु ब्रिटेन में क्या था, वहाँ शुरू से कोई संविधान सभा भी नहीं, लिखित रूप में कुछ ही नहीं हुआ, धीरे धीरे परंपराओं से लिया गया, संसदीय अधिनियमों से लिया गया, ऐसे किया गया। तो अमेरिका और भारत इसमें एक स्थिति में है कि उसमें लिखित संविधान है, और जबकि जो ब्रिटेन है वहाँ क्या है? अलिखित संविधान है। अब हम दूसरे उस पर आते हैं, निर्मित। ठीक है, निर्मित या अधिनियमित बोल सकते हैं, या विकसित। ये जो हमने अभी ऊपर समझा है उसी का एक रूप है। निर्मित संविधान का मतलब क्या होगा? जिस संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक है, याद करो क्या बोला था मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद उन लोगों ने मिलकर किया। भारत में क्या हुआ? संविधान सभा गठन हुआ, उसके बाद किया गया। ठीक है, तो भारत में और अमेरिका में लिखित है, और जिससे एक निश्चित तिथि को लागू किया गया। जैसे अमेरिका का संविधान का प्रयोग कब से हुआ? 4 मार्च 1789, 7 मार्च 1789, है ना। और जबकि भारत में कब से हुआ? भारत में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो चीज़ें होनी चाहिए कि एक विशेष समय पर संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसके द्वारा बनाया गया, और दूसरा एक निश्चित तिथि को लागू किया गया। अगर ऐसा है तो निर्मित है। ठीक है, और अधिनियमित भी इसको ही बोलते हैं, क्योंकि वो अधिनियमित हुआ। ठीक है, विकसित संविधान का मतलब क्या होता है? जिसको एक विशेष समय पर लिखा नहीं गया है, विशेष समय पर एक सभा के द्वारा लिखा नहीं गया है ना, वो विशेष तिथि पे कोई लागू हुआ है।
वो तो धीरे धीरे समय के साथ उसमें कुछ ऐड होता रहा, कुछ निकलता रहा, कुछ ऐड होता हुआ, कुछ निकलता हुआ, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, वहाँ पे प्रथाओं से लिया गया, धीरे धीरे संसदीय अधिनियमों से लिया गया, न्यायालयों के निर्णयों से लिया गया, लोक विधियों से लिया गया, संसद के नियम और रीति रिवाजों से लिया गया। तो इस प्रकार उसमें धीरे धीरे ऐड होता रहा, मतलब उसका विकास क्रम चलता रहा या विकास के हिसाब से चलता रहा। तो इसलिए कहा जाता है जो ब्रिटेन का जो संविधान है ना, ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है और विकास का परिणाम है। और भारत का संविधान और यूएसए का जो संविधान है वो लिखित और निर्मित संविधान है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसमें अंतर कर सकते हैं, अंतर करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक शब्द आता है आपके ग्रेट ब्रिटेन और एक यूनाइटेड किंगडम, दोनों में एक अंतर है। आप जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल होता है इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, ये ध्यान रखना। और जब आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, ये क्या हुआ था, वेल्स हुआ, स्कॉटलैंड हुआ और नॉर्थ आयरलैंड, ध्यान रखिएगा नॉर्थ आयरलैंड, पूरा आयरलैंड नहीं हुआ था। तो 1707 में ये हो गया था कि ब्रिटेन राज्य का जब निर्माण हुआ ना, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक संधि हो गई थी 1707 में, तो उसके साथ जुड़ गए। आयरलैंड के साथ भी 1801 के एक्ट के तहत हुआ था, लेकिन 1922 में आयरलैंड अलग हो गया, बट उत्तरी आयरलैंड अभी भी ब्रिटेन का भाग है। अब उसमें सबसे ज़्यादा विवाद किसके बीच में रहता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म के अनुयायी उनके बीच में। जो कैथोलिक लोग होते हैं ना, उनका अलग मत है, और प्रोटेस्टेंट होते हैं उनका अलग है। कैथोलिक चाहते हैं कि उसका पूरा दोबारा विलय हो जाए, और प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि वो उत्तरी आयरलैंड में रहना चाहते हैं, उत्तरी आयरलैंड में रहना चाहते हैं, ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। तो ये इनमें अंतर आ जाता है। ऐसे ही स्कॉटलैंड, इससे ऐसे ही वेल्स का बाद में हुआ। 1998 में जाकर स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, इनको स्वायत्तता दी गई, डिवोल्यूशन, मतलब कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई, कुछ विधायी स्वायत्तता दी गई, परंतु किसके अंतर्गत, इस ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का अंतर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जब आप इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो वो कहलाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन, और यूनाइटेड किंगडम कब कहलाता है, जब आप ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड की बात करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे मांग होती रहती है, जैसे हर किसी सब बड़े देशों में या शक्तिशाली देशों में कोई ना कोई हिस्सा है जहाँ पे मांग होती रहती है। इसी तरीके से नॉर्थ आयरलैंड में तो सबसे ज़्यादा मांग होती है। नॉर्थ आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में भी कई हिस्से जो मांग करते हैं, वेस्ट में भी कई हिस्से हैं जो मांग करते रहते हैं। तो इस प्रकार आप इसमें अंतर समझिएगा, जब ब्रिटेन की बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं या यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अब हम इसमें जो हमने लास्ट शामिल किया है, कठोर संविधान और लचीला संविधान। कठोर संविधान किसे बोलते हैं, जिस संविधान में परिवर्तन, मतलब संविधान बन गया है, अब उस संविधान में परिवर्तन विशेष बहुमत से होता है। विशेष बहुमत क्या होता है, ये अभी अपन बात करते हैं। और लचीला संविधान किसे बोलते हैं, जिसमें परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, साधारण बहुमत मतलब बिल्कुल सिंपल, विशेष बहुमत मतलब कुछ विशेष होगा, ऐसे याद कर लो आप। अब अपन साधारण बहुमत की बात करेंगे तो साधारण बहुमत को उसको बोलते हैं जब उपस्थित, शब्दों पर गौर करिएगा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक संख्या। नहीं समझे, अगर इसको हम शब्दावलियों में देखते हैं कि मान लो कहीं हमें वोटिंग करवानी है, ठीक है ना, और साधारण बहुमत से वोटिंग करवानी है, वहाँ पे 245 सदस्य हैं, 245 में से, अब मैंने क्या कहा, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक। तो 245 में से मान लो कि 240 ही उपस्थित हैं, ठीक है ना, और उनमें से 10 तो मतदान ही नहीं कर रहे। अब मैंने ऊपर क्या कहा, उपस्थित और मतदान देने वाले, उपस्थित कितने हैं 240, मतदान कितने नहीं कर रहे हैं 10 नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से 10 भी घटा दो तो मतलब 230। परिभाषा दोबारा पे आओ, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक, मतलब उनके 50% से एक। अपने पास कितने बचे, 240 उपस्थित थे, 10 ने मतदान नहीं किया, तो कितने हैं 230 हैं अपने पास उपस्थित मतदान देने वाले, उनके आधे, उनका आधा कितना हुआ 115, ठीक है ना, और उसमें एक जोड़ दो तो वो हो गया उसका साधारण बहुमत। सरल लैंग्वेज में बोलें तो उपस्थित और मतदान देने वाले जो लोग हैं उनका 50% में एक जोड़ दो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, है ना, और वो सारे उपस्थित और मतदान भी दे रहे हैं, तो 100 का आधा कितना हुआ 50, और उसमें एक जोड़ दो 51, जिसको मिल गया वो साधारण बहुमत से जीत गया, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि जो लचीला संविधान होता है उसमें उस संविधान में परिवर्तन होता है ना, वो साधारण बहुमत से होता है, और ऐसा कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है।
ब्रिटेन में लिखित रूप में कुछ है नहीं, अलिखित रूप में है, तो संसदीय अधिनियमों के माध्यम से, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से उनको चेंज कर दिया जाता है, या कुछ प्रथाओं को बाद में शामिल कर लिया जाता है, या कुछ प्रथाओं को पहले वाले को खारिज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो बहुत लचीले रूप में रहता है, उसमें कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए इन चीज़ों के परिवर्तन के लिए। साधारण बहुमत से ये सब चीज़ें परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, अब आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत जरूरी है। इसमें ये जो कठोर होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, और साधारण का मतलब क्या हुआ। साधारण में सिंपल सा मतलब होता है 50%, सिंपल लैंग्वेज में बोलें 50% + 1 होता है, पर 50%। और विशेष बहुमत में क्या हो गया, 2/3। ठीक है, 2/3 हो गया। इसमें कई चीज़ें ऐड होती है अलग अलग। अब कहीं जगह क्या होता है, जैसे भारत में है, भारत में 3 श्रेणियां बना रखी है, एक साधारण बहुमत की है, एक विशेष बहुमत की है, और एक विशेष बहुमत के बाद उसमें आधे राज्य विधानसभाओं का भी सहमति जरूरी है। तो 3 कैटेगरी है। तो इसलिए कहा जाता है भारत का जो संविधान है ना, वो कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि उसमें लचीलापन भी है, क्योंकि साधारण बहुमत वाला भी प्रावधान है। ये कई ऐसे संविधान के प्रावधान हैं जिनको साधारण बहुमत से आप बदल सकते हो। कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले को 2/3 बहुमत चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग है। अब विशेष बहुमत में भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होता है। जब अपन संविधान की संसद में आएंगे, राष्ट्रपति पे आएंगे, टॉपिक पे आएंगे, तो इनके डिटेल में अध्ययन करेंगे। पर यहाँ पे मैं 1-2 आर्टिकल बताता हूँ। जैसे आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 312 है, 312, ये दोनों हैं जिसमें उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कुछ एक होते हैं जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या से आधे से कम ना हो। थोड़ा बारीकी में जा रहे हैं अपन, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब अपन राष्ट्रपति और संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी। पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पर मेन जो थीम होती है ना, वो ये है कि 2/3 बहुमत चाहिए। और साधारण बहुमत और जो लचीला वाला है उसमें सिंपल सा क्या है, उसमें 50% चाहिए। ठीक है ना, 50%, उसमें 2/3। तो ये जो मैंने दूसरा प्रकार बताया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या से आधे से कम ना हो। भारत के संविधान में कई सारे प्रमुख संवैधानिक उच्च पदाधिकारी हैं जिनके लिए ये प्रावधान है। ऐसे ही तीसरा होता है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। पहले क्या बोला था अपन ने, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, और यहाँ पे क्या है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, जैसे राष्ट्रपति को हटाना होता है तो उसमें आवश्यकता होती है। इस प्रकार अमेरिका के संविधान भी ऐसा है। अब मैंने यहाँ लिख रखा है कि अमेरिका का संविधान भी कठोर है। कठोर क्यों है? भारत का संविधान क्या बोला मैंने, कठोर और लचीले का दोनों का मिश्रण है। ब्रिटेन का क्या है, केवल लचीला है। और अमेरिका का क्या है, कठोर है। कठोर क्यों है? वहाँ पे संविधान संशोधन के लिए आपको दोनों सदनों मतलब निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन है सीनेट। ठीक है, तो दोनों सदनों का 2/3 बहुमत चाहिए, और साथ ही आपको 3/4 राज्यों का समर्थन भी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल काम हो गया। मतलब आपको 2/3 बहुमत भी चाहिए और उसके बाद आपको 3/4 राज्यों का समर्थन भी चाहिए। अमेरिका में इस समय राज्य कितने हैं, 50। ठीक है, तो उसका 3/4 राज्यों का समर्थन भी चाहिए, तब विशेष हो गया। सिंपल लैंग्वेज बोले, लचीला मतलब जिसको बहुत इजीली अपन संशोधित कर सकते हैं जिस संविधान को, वो लचीला संविधान हो गया। मतलब साधारण बहुमत से मतलब 50% से ज़्यादा वोटिंग ले आओ और ख़त्म करो या उसको बदल दो, है ना। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है, नहीं इसके लिए बहुत कुछ वो करना पड़ेगा, जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको 50% से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 2/3 चाहिए, और 2/3 में अलग अलग प्रावधान है। कहीं पर उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 चाहिए, कहीं पे कुल सदस्य संख्या का 2/3 चाहिए, कहीं पे इन दोनों के होने के बावजूद भी आपको राज्यों का भी समर्थन चाहिए। अलग अलग प्रोविजन्स है, अमेरिका में अलग, भारत में अलग, इस तरीके से। तो जो हमने पूरा पढ़ा उसका सार क्या है, यूएसए और भारत का संविधान लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, यूएसए व भारत का संविधान निर्मित या अधिनियमित संविधान है, और ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। यूएसए का जो संविधान है वो कठोर संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, और भारत का जो संविधान है वो कठोरता व लचीलापन दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ये आपको चाहते हो कि इस में किसी भी विषय पर आपको डिटेल में भी समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख देना और उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का नाम दे देना जिसको आप डिटेल में समझना चाहते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।